नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो आगामी 9 से 21 सितंबर के बीच होने वाला है। तो बहुत जल्द या टाइम कम रह गया है, एडमिट कार्ड आ चुका है, तो हम लोग उसी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज है ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लास 10th के इकाई नंबर 2 और चैप्टर का नाम है कृषि। यह है इकाई 2 के अंतर्गत कृषि को हम लोग देखेंगे। या कृषि की अगर बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। या बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, क्योंकि कृषि के लिए वह सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए वह भारत में मिलती हैं। यहाँ सतत वाहिनी नदियाँ हैं जो सालों भर पानी दे रही हैं। या मानसून अच्छे कंडीशन में रहता है, वह बहुत अच्छा कंडीशन बना हुआ रहता है। हालांकि यह कृषि के साथ एक सबसे बड़ी समस्या मानसून की होती है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून को या कृषि को जुआ कहा जाता है मानसून के साथ है। लेकिन सतत वाहिनी नदियों के होने से वह है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या सुखदायी हो जाता है, फसलें अच्छी हो जाती हैं, टेम्परेचर जो है फसलों के अनुकूल होता है। तो वह सारा कंडीशन है जो फसल होने के लिए सालों भर फसलों के लिए होना चाहिए वह मिलता है। और यही कारण है कि भारत में सभी तरह की फसलें उगाई जाती हैं, बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। यहाँ पर जो कम थी, अगर बात करें आज़ादी के समय, तो उस समय हम लोग अपने भोजन पेट भरने भर और जनसंख्या के लिए भोजन नहीं उत्पाद पाते थे। लेकिन हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर आया और उसके बाद से लेकर के आज तक की स्थिति में हम लोग यह है आत्मनिर्भर हो चुके हैं। न केवल आत्मनिर्भर हो चुके हैं बल्कि विदेशों को निर्यात भी कर रहे हैं। तो भारत एक अच्छे कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। तो वहीं से हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं जो क्वेश्चन पूछी जा सकती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को हम लोग ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा तेज़ी के साथ में ले चलूँगा। यहाँ बस आपको दिखाऊंगा कि किताब में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन निकल करके आ सकती हैं, उसको जान लेंगे। और फिर इस पर क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं लास्ट में, ज़रूर देखिएगा। 50 क्वेश्चनों का एक सेट लेकर के मैं आऊँगा, जिसके सहारे इसे पूरा या है एक तरह से कह सकते हैं ओवरवाइलिंग कर दिया जाएगा, पूरे चैप्टर को निचोड़ करके रख दिया जाएगा। तो उसे देखना न भूलें। यहाँ से किताब से क्या क्या वह प्रमुख पॉइंट निकाले जा सकते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्वागत करते हैं आपका और शुरू करते हैं। तो लिखता है कि भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। बिल्कुल सही है। यहाँ विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यह है। और वर्ष भर तापमान पर्याप्त तापमान मिलता है, लंबा वर्धन काल मिलता है। हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनी नदियों ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष भर पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। भूमिगत जल एवं सतही जल का पुनः भरण रिचार्जिंग होते रहता है। भारत की कृषि संपदा के लिए यह सारा कंडीशन जो है प्राकृतिक कंडीशन, नेचुरल कंडीशन बहुत अच्छा बना हुआ रहता है। तो यही कारण है कि भारत में कृषि यह प्रधान देश रहा है, शुरुआत से ही कृषि पर आत्मनिर्भर रहा है। यह शुरुआत में देश के जीडीपी का लगभग 50% कृषि से आता था, तो अभी भी लगभग 14 से 15% जीडीपी का यह कृषि दे रहा है। करेंट सिनेरियो अगर देखा जाए तो 14 से 15% अलग अलग किताब आपको देगा, याद रखना है 14 से 15% अभी भी कृषि से प्राप्त हो रहा है। इससे कोरोना काल के दौरान बात करें तो सभी उद्योग धंधे मंदी पर गए हैं। यह आप देख रहे होंगे जीडीपी जो बताया गया वह माइनस में बताया जा रहा है, लेकिन एक ही सेक्टर या कृषि सेक्टर है जो बताया जा रहा है सबसे अपने अच्छी स्थिति में है। कृषि सेक्टर संभाल सकता है देश को, कृषि सेक्टर में सबसे अच्छा उत्पादन होने की संभावना है, क्योंकि मानसून इस बार बहुत अच्छा हुआ है। तो सारे कंडीशन को यहाँ बताया गया है, उसी को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। आगे यह कह रहा है 3 से 4 महीने मानसून स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्व है। अधिकांश भागों में वर्षा 3 से 4 महीने होती है, वह भी असमान और अनियमित होती है। इस कारण थोड़ा अधिकांश क्षेत्रों में साल में एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्र ही है जहाँ सिंचाई की सुविधा है, वहाँ साल में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तो यह याद रखिएगा, लगभग 15% भाग है देश में जहाँ 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि एग्रीकल्चर ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। कृषि का क्या महत्व है देश के लिए, यह हम सब लोग जानते हैं। यह कृषि जो है देश का आर्थिक जीवन का प्राण बना हुआ है। देश का लगभग 2/3 लोगों की जीविका का स्रोत यह कृषि ही है। कृषि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन दे रही है। तो कृषि जन अन्न, कच्चे माल उद्योग भी प्राप्त हो रहे हैं अलग अलग है, जैसे कपास सूती वस्त्र दे रहा है, तो गन्ना से चीनी उद्योग चल रहा है, जूट से अन्य कृषि उत्पाद से अन्य उद्योग चल रहे हैं। तो यह उद्योगों को भी कच्चा माल रॉ मटेरियल दे रहा है। या इसी को लेकर के अंग्रेज भी भारत आए थे। तो यह क्या इसका यह महत्व है हम लोग भली भांति परिचित है, समझ सकते हैं।
तो इस चीज़ को आगे हम लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जलवायु और मिट्टी जो है विविधता पाई जाती है, इसी कारण हर तरह का फसल हो जाता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है 24% कृषि आय से प्राप्त हो रहा है। हालांकि यह थोड़ा अभी घटा है, लेकिन यह है 14 से 15% के आसपास है। तो इसी चीज़ों को लेकर के यहाँ बताया गया। भारत में कृषि योग्य भूमि कैसी है वह बताया गया है। तो कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमियाँ यहाँ सम्मिलित है, यह याद रखिएगा। यह अगर देखा जाए तो भारत में कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक चालू प्रति क्षेत्र, एक अन्य प्रति क्षेत्र और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यह 4 तरह से बांट दिया गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर दबाव अधिक बढ़ा है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि में उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है, वह बताया जा रहा है। यहाँ याद रखिएगा कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि शामिल की जा सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह है जो भूमि घट रही है उसके लिए 2 बात बताई गई है, या तो प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि किया जाए या प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया जाए, तो वह है कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है। यहाँ आपको याद रखना है एक शस्य गहनता, या शस्य गहनता क्या है, तो एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगा करके कुल उत्पादन में वृद्धि करना, ये शस्य गहनता कहलाता है। भी याद सुने, फिर से सुने, एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगा करके कुल उत्पादन में वृद्धि करना ही शस्य गहनता कहलाता है। यह आपको याद रखना है। जैसे वह उदाहरण से यहाँ समझाया है, तो यह किताब आप पढ़िएगा, आप समझ लीजिएगा डिटेल से। यह शस्य गहनता आपसे पूछा जा सकता है, यह आपको याद रखना। इस पर एक सूत्र भी दिया गया है, यह है दिखाया गया है कैसे। तो शस्य गहनता निकालने के लिए यह है कुल बोया गया क्षेत्र है, टोटल जो वह बोया गया क्षेत्र है, और यह है कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100 हो गया। तो यह इसे निकाला जा सकता है। जैसे अगर 6 बीघा कुल बोया गया क्षेत्र है, 2 बीघा में वह है खेती हो रही है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया गुने 100, तो यह है 300% वृद्धि हुई। आपके शस्य गहनता 300% हुई, इसको याद रखना है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हो सकते हैं, तो अच्छी सिंचाई मिलेगी तो ज़्यादा उत्पादन होगा, उर्वरक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाएगा, उन्नत बीज होंगे, यंत्रीकरण होगा, कीटनाशक होगा, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य होगा। तो यही सब फैक्टर है। हरित क्रांति में भी कारक रहे थे, इन्हीं सब फैक्टरों को अपने यह है सिंचाई में अपने कृषि में लगाया गया और सिंचाई को डबल ट्रिपल आज है बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है। पहले हम लोग यह कृषि हरित क्रांति की भी एक कहानी कही जाती है कि जब अपने देश में हम लोग गेहूं और चावल अमेरिका से मंगा रहे थे खाने के लिए, एक बार किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गए हुए थे। यह है यूएनओ का कोई प्रोग्राम था, उसमें वोटिंग होने वाला था किसी मुद्दे पर। उसे वह मुद्दे पर वोटिंग में भारत ने वोट किया रसिया के तरफ, भारत ने वोट किया रसिया के तरफ है यह है, और वह मुद्दा समाप्त हो गया। शाम को भोज तो दिया जाता है, उस भोज में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अमेरिकी राजनयिक एक था, उस व्यक्ति ने टिप्पणी किया कि आप खाते मेरा हैं और रसिया को वोट करते हैं, यानी कि गेहूं में चावल हमसे मंगा रहे हैं। कभी ऐसी स्थिति थी और वह रसिया की तरफ वोट देते हैं। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है लग गई, और वह भारत आते हैं और भारत के सारे वैज्ञानिकों का, कृषि वैज्ञानिकों का मीटिंग लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कैसे भी हो वह कृषि उत्पादकता को बढ़ाइए। अब भारत दूसरे देश से मंगाने नहीं जा रहा है, जो जो आपको फैसिलिटी चाहिए वह आपको मिला दिया जाएगा, लेकिन फसल उत्पादकता बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जल है, हमारे यहाँ अच्छी भूमि है या जलोढ़ मिट्टी है, हर कुछ सुविधाएं हैं, फिर भी उत्पादन कम क्यों है। और उसी के बाद भारतीय कृषि वैज्ञानिक इस काम पर लगते हैं, जिसमें नाम आता है, बड़ा नाम आता है स्वामीनाथन का, MS स्वामीनाथन का आता है। MS स्वामीनाथन साहब है, वह उस समय पता चलता है मैक्सिको में अलग अलग बीजो वेराइटी पर काम चल रहा था। यह है उसी को देखने के लिए, जांच करने के लिए वह है मैक्सिको जाते हैं, वहाँ से वह सीख करके आते हैं और भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात करते हैं। और उसी के तहत इन सारे चीज़ों को दिया गया कि अगर कृषि में सिंचाई अच्छी की जाए, उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, उन्नत बीज डाला जाए, यंत्रीकरण किया जाए कृषि को, जो हम लोग पहले बैल से कर रहे थे, उसमें यह है एग्रीकल्चर के अलग अलग चीज़ों को लाया जाए, वह है तो इन सारे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाए, इन सारे के सहारे ही कृषि उत्पादकता बढ़ाया गया था, हरित क्रांति लाई गई थी। तो उसी चीज़ को वह है बढ़ाया गया, कृषि उत्पादकता बढ़ाया गया, और हम लोग आज आत्मनिर्भर या बने हुए हैं, दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। तो यह याद रखिएगा। निवेश उपयोग क्या होता है, पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज आदि का उपयोग ही निवेश उपयोग कहलाता है। तो यह है कुछ हम आपको बताए रहे हैं लगातार, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है उसे।
यहाँ देखिए ये क्या रखिएगा 75 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि शुष्क भूमि कृषि वह कहलाती है, और 75 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है वहाँ आर्द्र भूमि कृषि उसे कहते हैं। भारतीय कृषि वह 38.67 भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के ही उदाहरण हैं। लगभग 38% भूमि है जो वर्षा पर प्रभावित है, वर्षा से प्रभावित होता है, उसी के अनुसार खेती की जाती है। तो सूक्ष्म भूमि में किन किन क्षेत्रों में वह सूक्ष्म भूमि क्षेत्र है, उसका क्या विशेषता है वह बताया गया है। कृषि के प्रकारों की बात की जाए तो यह समझ लीजिए, यह पहला शुरुआत में प्रारंभिक जीविका कृषि था। पहले जो खेती किया जा रहा था बस इतना खेती करना है। प्रारंभिक जीविका कृषि का मतलब होता है वैसी खेती वह उतना खेती करना जिससे जीवन चल जाए, जीवन भरण पोषण के लिए वह खाद उपजा ले रहे हैं, खाद्य पदार्थ उपजा ले रहे हैं, हो गया, ठीक है। यानी कि पहले लोग जो खेती किसान कर रहे थे इतना साल भर में फसल ले लेते थे क्या कि घर का खर्चा चला जाए, घर है साल भर हम बैठ करके खा ले, हो गया। कभी वह कुछ घटे या है तो फिर मंगाते थे, लेकिन साल भर वह खाने भर उपजा लिया तो वह हो गया, वही कहलाता था प्रारंभिक जीविका कृषि। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी और यह है केमिकल फर्टिलाइजर का व कृषि यंत्रों का प्रयोग होने लगा, जनसंख्या का भार बढ़ने लगा, तब गहन कृषि की शुरुआत की गई। तो गहन कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि यानी कि वह खेती इतना करना कि वह है पैदावार भी हो जाए, वह भरण पोषण के लिए भी हो जाए और साथ ही वह है निर्यात भी कर सके, वह बेच भी सके, तो वह गहन जीविका कृषि हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को भरण करने के लिए ज़्यादा पैदावार उगाने की बात होने लगी। वाणिज्यिक कृषि वैसा खेती कि यह है उपजाए भी और बेचे भी, यानी कैश क्रॉप की बात की गई तो कैश क्रॉप के अंतर्गत यह बात है वाणिज्यिक कृषि वह बेचने के लिए भी लायक है, मतलब उत्पादन से सरप्लस किया जाए, खाने से ज़्यादा किया जाए, उसी चीज़ों को यहाँ सारा यह समझाया गया है। तो यह है आप पे याद रखेंगे, एक बार इसे आप पढ़ लेंगे। देखिए वही चीज़ों को बताया गया। जनसंख्या का दबाव जब अधिक हुआ तो वहाँ पर कृषि पद्धति को अपनाया गया। इसमें श्रम की अधिकता होती है। परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए परंपरागत बीजों का रख रखाव या किया जाकर वह जनसंख्या इस प्रकार कृषि में संलग्न इस तरह की छिपी बेरोजगारी का यह स्वरूप प्रस्तुत करता है। व्यापारी कृषि नाम के अनुरूप ही है, वह फसल व्यापार के लिए उपजाई जाती है। इसमें यह है अधिक पूंजी अधिक कृषि तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फसलों को यह ऋतुओं के आधार पर बांटा जाए तो मुख्य रूप से एक रबी फसल होता है या खरीफ फसल होता है और एक जायद या गर्मा फसल कहा जाता है। रबी फसल है यह है एक खरीफ फसल है जिसमें आप रुकमों से जानते हैं, जैसे खरीफ फसल में चावल मुख्य रूप से हो जाता है, रबी में गेहूँ मुख्य रूप से हो जाता है, जायद में जो भी सब्जियाँ ये सब हो जाती है 1 से 2 महीने में उगने वाली, इन दोनों के बीच वाला समय जो होता है गर्मा फसल का हो जाता है, जायद फसल कहा दिया जाता है। इसी को डिटेल रूप से यहाँ बताया गया है। तो यहाँ आपको याद क्या रखना है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है रबी फसल का टाइम पीरियड क्या होता है, उसमें आने वाले कौन कौन से फसल होते हैं। तो रबी फसल की बात करें तो जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य यह बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक काट लिया जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके अंतर्गत आने वाले जो मुख्य फसल होते हैं वह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो इसे वह है रबी फसलों में गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि। एक थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है कि रबी फसल में जहाँ पानी कम लगेगी, रबी फसल वैसा फसल होता है जिसे पानी की कम आवश्यकता होती है, खरीफ फसल वह होते हैं जिसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसको सोच करके आप उस फसलों को डिसाइड कर सकते हैं, एक आधार बना सकते हैं। रबी फसलों की खेती देश के विस्तृत भागों में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य हैं। इन क्षेत्रों में यहाँ या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में रबी फसल ज़्यादा उपजाई जाती हैं। और यहाँ भी नई तकनीक का प्रयोग करके एचआईवी सीड्स ला करके सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद प्रयोग करके, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके इसका उत्पादन दर लगातार बढ़ाया जा रहा है। खरीफ फसलों की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में यह काट ली जाती है, ठीक है। तो यह है आपको यह याद रख लेना है। इसके अंतर्गत आने वाले फसलों की अगर बात करें तो यहाँ याद रखना है मकई हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास ये सब खरीफ फसलों के अंतर्गत आते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकण तटीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ वर्षा अधिक होती है, पानी की सुविधा मिली हुई रहती है, तो इन क्षेत्रों में यह की जाती है।
पंजाब में अच्छी किस्म की बासमती चावल उपजाई जाती है। भारत में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की 3 फसल उपजाई जाती है। यह 3 फसलों का नाम होता है औंस, समन और बोरो। एकदम भी याद रखिएगा। यह शब्द भी चावल की 3 फसल कौन होती है? औंस और ओमन और बोरो। यह है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, 2 ऐसे राज्य हो जाते हैं जो चावल के 3 फसल उगाते हैं। यह याद रखिएगा VBI। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जहां चावल के 3 फसलें साल भर में उगाई जाती हैं। बाकी राज्यों में 1 फसल या अधिकतम 2 फसल उगाई जाती हैं। जायद फसल जो होता है खरीफ और रबी के बीच वाला होता है। तो इसको इस चार्ट के सहारे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ VBI यह है, आपको याद कर लेना बात की। या खरीफ फसल का टाइम पीरियड क्या हो गया? जून और जुलाई हो गया। बोने का और काटने का अक्टूबर नवंबर हो गया। ठीक है, जैसे अभी खरीफ फसल है आपको बोया हुआ है। खरीफ फसल या चावल हर जगह आप जो देख रहे हैं हरा हरा, या खरीफ फसल के अंतर्गत है। जून जुलाई में यह बोया गया है और अक्टूबर नवंबर आते आते इसे काट लिया जाएगा, यह हो जाएगा। तो यह वर्षा ऋतु का फसल है और इसके अंतर्गत आने वाले खरीफ में चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट और मूंगफली। एकदम VBI याद रखना है। रबी फसलों में अक्टूबर नवंबर में यह बोया जाएगा। अभी वह बोने का अगले महीने से शुरू होगा। ठीक है, जब यह है धान काट लिया जाता है और वह करके गेहूं में से बोया जाता है। तो यह मार्च अप्रैल में काटा जाता है। शीत ऋतु का है। इसमें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी और सरसों आता है। जायद फसल मार्च अप्रैल से मई जून तक के। ग्रीष्म ऋतु में सब्जी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज यह है। इसके अंतर्गत मूंग, उड़द ये सब कुछ है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह चार्ट VBI आपको याद रख लेना है। तो उसी चीज़ों को यह सारा बताया गया है। अब अलग अलग फसलों को कंडीशन बताया गया है। यह चावल प्रमुख खाद्य फसल है। अधिकांश जनसंख्या इसी पर निर्भर करती है। विश्व का 22% है चावल भारत में होता है। कुल कृषि योग्य भूमि के 23% भाग पर चावल का ही पैदावार किया जा रहा है। इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तापमान कितना होना चाहिए? वर्षा कितना होना चाहिए? मिट्टी कैसी होनी चाहिए? यह सभी फसलों के लिए दिया गया है। तो इसे आप एक बार याद कर लेंगे, एक बार इसे देख लेंगे। इसका क्षेत्र क्या होता है? तो यह है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाते रहता है। विश्व का लगभग यह 10% उत्पादन करता है। जाड़े की में उगाया जाता है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इसके लिए होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जाए, यानी कम वर्षा चाहिए। यह है। तो यह आपको क्या क्या कंडीशन अलग अलग फसलों के लिए होता है वही सारे कंडीशन आपको यहाँ बताए गए हैं। सारे कंडीशन को ही बताया गया है। एक बार इसे आप पढ़ लेंगे। कॉफ़ी की बात करें तो यहाँ जैसे वह चावल में 3 हम लोग देखे थे 3 वेराइटी। उसी तरह कॉफ़ी की भी 3 किस्में होती है, अरेबिका, लिबेरिका और यह है रोबस्ता। यह अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है जिसकी पूरे विश्व में मांग होती है। भारत में यह है आरंभ में यमन से लाया गया था और बाबा बुधन की पहाड़ी पर लगाया जाता है। तो यह है, याद रखिएगा, यह है अरेबिका। सबसे यह अच्छा किस्म का कॉफ़ी होता है जो बाबा बुधन की पहाड़ी यहाँ पे उगाया जाता है। यह भी याद रखिएगा। उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। रबर की बात करें, देखिए 1880 में ट्रावनकोर क्षेत्र में मालाबार क्षेत्र में इसका उत्पादन 1902 में ही आरंभ हुआ था। रबर जो है भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है। इसके उत्पादन के अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार देश और मेघालय के घारों में इसकी खेती की जाती है। मुख्य रूप से केरल में, याद रखिएगा, रबर फसल उगाए जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में इसको लेकर के प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को आधार बना करके यह किया गया था। उसी सारी चीज़ों को फिर यहाँ यह बताया गया है। कृषि उत्पादकता जो वह घट रहा है। निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण क्या हैं? तो जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता हुआ दबाव, घटता कृषि योग्य भूमि, खेतों का आकार छोटा होता चला जा रहा है, भू स्वामित्व प्रणाली, सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कम पूंजी निवेश, आधुनिक कृषि पद्धति, यह तकनीक जो है HIV सीड्स कहा जाता है, यह उसका सीमित उपयोग हो रहा है। इसके कारण उत्पादकता कहीं ना कहीं घट रहा है। वैश्विकरण का भारतीय कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विकरण का अर्थ
होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना। ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, इसके सहारे भारतीय कृषि भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। कृषि के लिए किसानों के पास जो पहले पूंजी की नहीं रहती थी व्यवस्था, जब वह फसल बोने का समय आता था, पैसे नहीं रहते थे, गाँव के साहूकारों के पास वो जाते थे और ब्याज पर वह पैसा लेकर के खेती करते थे। फसल नहीं अच्छा होता था, वह ब्याज बढ़ता ही चला जाता था और वह ज़मीन गिरवी रख देना पड़ता था। वह है जब भूमिहीन हो जाते थे, उसी भूमि पर वह है मजदूर बन जाया करते थे। लेकिन आज जो है KYC वह है KCC जो प्रक्रिया चल रहा है, या KCC के सहारे हर किसानों को सरकार वह फसल के लिए वह दे रही है, पैसा दे रही है, वह लोन ले सकते हैं। वह कृषि का एक MRP तय किया जा रहा था, वह किया जा रहा है। तो उसके सहारे भी यह है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कहते हैं, उसके सहारे कृषि का पैदावार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, किसान खुशहाल हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। यह वर्धन काल एक परिभाषा को दिया, जैसे वर्धन काल किसे कहेंगे, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय को वर्धन काल कहा जाता है। हरित क्रांति आपको समझा दिया। रोपण कृषि बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए क्या एक से अधिक किस्म के पौधों को रोपना ही रोपण पद्धति कहलाती है। तो यह है कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। यह है कृषि आज अच्छे स्थिति में है, लेकिन फिर भी एक बात कहा जाता है कि कृषि ही एक ऐसा सेक्टर है जहां यह है पिता अपने बेटे को इस सेक्टर में नहीं लाना चाहता। भारत के हर सेक्टर में जो पिता जिस सेक्टर में होता है, वह चाहता है कि मेरा बेटा इस सेक्टर में आए। वह बैंक का व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा बैंक में आ जाए, वह इंजीनियर चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। लेकिन एक किसानी ही ऐसा यह सेक्टर है जहाँ वह है किसान पिता अपने बेटे को किसान क्षेत्र में नहीं लाना चाहता है। इसका कारण यही है कि यहाँ यह मेहनत ज़्यादा है और आमदनी यहाँ नाम मात्र की आमदनी बिल्कुल कम है। यह भगवान भरोसे खेती होती है, मानसून पर निर्भर होता है, सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इस कारण ये समस्या बनी हुई है। अगर सरकार इसको ज़्यादा ध्यान दे, यहाँ वह निवेश बढ़ाए और किसानों की ज़िंदगी की ओर ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं फसल ये बहुत अच्छा हो सकता है और खेती भी एक उच्च स्तरीय व्यवसाय का रूप ले सकता है। तो यह है कृषि से संबंधित यह किताब में जो मुख्य बातें दी गई थी वह है, आप जानें। इसी को अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के रूप में वह आप देख लीजिए। तो वह है, इसे क्वेश्चन आंसर के रूप में भी दिया गया है, उसे आप देख लेंगे तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। यह सब हम लोग पहले कर चुके हैं, संसाधन और उसका उपयोग, यह सब चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम कृषि में आते हैं डायरेक्ट, और कृषि में कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हैं जिसे आप एक बार सुन लीजिए। जैसे एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्रोस और कल्चर से मिलकर के बना है। एग्रोस का अर्थ भूमि और कल्चर का अर्थ है जुआई होता है। भी याद रखने हैं, एग्रीकल्चर दो शब्दों से एग्रोस और कल्चर। एग्रोस का अर्थ भूमि और कल्चर का अर्थ जुताई होता है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 26%, हालांकि यह और घट ही गया है, 14 से 15% तक यह बना हुआ है। मुख्यतः 3 फसलें खरीफ, रबी और जायद उगाई जाती है। कपास, जूट प्रमुख रेशेदार फसल है। चाय, कहवा 2 प्रमुख पेय फसल होते हैं। कपास को उजला सोना कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कहवा 3 प्रकार की होती है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। अरेबिका कहवा के सबसे उत्तम किस्में होती है। भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा चावल और गेहूं उत्पादक देश बना हुआ है। पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। गन्ना, रबर और तंबाकू प्रमुख नकदी फसल होते हैं। अब में यह अलग अलग फसलों को बताया गया है, किस राज्य में कौन सा फसल उत्पादक यह है। जैसे चावल में प्रमुख 3 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश आगे हैं। तो गेहूँ में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। चावल में, ज्वार में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से सब आगे हैं। बाजरा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। मक्का कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। मूंगफली में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। असम में चाय में असम हमेशा आगे है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु नील की पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। दार्जिलिंग वाला क्षेत्र हो जाता है। कहवा में कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा आगे है। कपास में महाराष्ट्र, गुजरात आगे हैं। तो यह है थोड़ा फसलों का एक अलग अलग राज्यों को याद रखेंगे। गन्ना में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल यह आगे है। बिहार तीसरे नंबर पर। जूट में असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। जूट वाला बहुत बड़ा एरिया बांग्लादेश में चला गया, ठीक है, गोल्डन फाइबर कहते हैं। अब इसी कृषि पर आधारित आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वहाँ हम आपको लेकर के चलते हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए।
देखिए यहाँ कृषि से शुरुआत हो रही है। कौन सी रबी फसल है इसमें, तो यह है, आप जानते हैं चना रबी फसल है, बाकी यह सब है खरीफ फसल है। चावल, मोटे अनाज, कपास, ये सब है, यह है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ से यह क्वेश्चन आपको हैं, यह देख लीजिए, किस फसल को वह उजला सोना कहा जाता है, तो यह है उजला सोना किसे कहा जाता है, यह है आपको याद रखना है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। कौन सी कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसलें लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वह रोपण कृषि कहलाती है। कृषि प्रणाली वैसा कृषि है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, रोपण कृषि की जाती है। यह कह दिया जाता है शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो गन्ना नहीं बोई जाती है। यह है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। आप जानते हैं चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कहाँ, तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। या हम लोग मिट्टी देखे थे, तो मिट्टी में याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती अच्छी होती है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कितवां स्थान है, यहाँ आते हैं। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कितवां स्थान है, तो दूसरा स्थान है। रबी की फसल पैदा होती है कब, तो जाड़े में रबी फसल बोया जाता है, जो अक्टूबर नवंबर के आसपास है। जूट किस जलवायु का पौधा हो जाता है, तो यह उष्ण जलवायु का पौधा हो जाता है। अरेबिका किस फसल की एक उत्तम किस्म है, या कहवा की। तीन जो वह मुख्य किस्में होती है। संसार में चावल उत्पादन देशों में भारत का कितवां स्थान है, तो दूसरा स्थान है। आगे बात करें, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कर रहा है। हालांकि प्रति हेक्टेयर अगर पूछता है तो पंजाब याद रखना है। टोटल प्रोडक्शन में यूपी आगे है गेहूं में, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर पूछता है तो पंजाब को याद रखना है। दूसरे नंबर पर हरियाणा हो जाता है। गेहूँ उत्पादन में विश्व में भारत का कितवां स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह पश्चिम बंगाल हो जाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी जूट के लिए जाने जाते थे। बांग्लादेश वाला भाग बांग्लादेश का हो गया है, जो 71 के बाद वह बटा उधर 47 में ही बट गया था। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो यह सी चावल हो जाता है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा हो जाता है, तो यह उष्ण और शुष्क दोनों क्षेत्रों में हो जाता है, तो उष्ण शुष्क का यह पौधा हो जाता है। आगे बात करें, कपास उत्पादन में एक गांठ कितने किलोग्राम का होता है, BBI याद रखना है 170 केजी का होता है। कपास में एक गांठ में बेचा जाता है, तो एक गांठ कितने केजी का होता है, 170 केजी का होता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, तो 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रगणी है, तंबाकू में आगे है। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह समस्तीपुर आगे है तंबाकू उत्पादन में। समस्तीपुर वह फेमस है। कौन से सिल्क की किस्म नहीं है, तो यह सी केसर जो है सिल्क की, मलबरी, तो मूंगा, ईरी, ये सब सिल्क का यह है एक किस्म होता है। तो केसर जो है एक पौधा स्वयं हो जाता है, याद रखना है, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में वह जम्मू कश्मीर हो जाता है, तो वह याद रख लेना है। और यह बाकी मलबरी, मूंगा, ईरी जो है सब किस्में हैं किसकी, तो यह है सिल्क की। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, महाराष्ट्र में हो जाता है। महाराष्ट्र और यूपी ही गन्ना उत्पादक में आगे होते हैं, टोटल में यूपी हो जाता है। गन्ना अनुसंधान सील किस शहर में है, तो यह कोयम्बटूर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है कोयम्बटूर में। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान सील कहाँ है, तो यह लखनऊ में हो जाता है। शस्य घनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन नहीं है, तो यह जनसंख्या नहीं, जबकि सिंचाई, यंत्रीकरण, कीटनाशक ये सब शस्य घनता को प्रभावित करते हैं। आगे बात करें, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। वर्षा ऋतु की हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो वह गेहूं पर पड़ा। दाल किसका मुख्य स्रोत होता है, प्रोटीन का होता है। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, मेघालय है। BBI याद रखिएगा, अनानास में कौन है, मेघालय है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से केरल को कहेंगे, कई एक बार आपने सुने होंगे। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, तो ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा वह किस फसल के लिए माना जाता है, तो धान के लिए। पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, तो गेहूं का। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बताएं, वहाँ ज़्यादा होता है।
आगे बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, तो मड़ुआ कह देते हैं, मड़ुआ का रोटी जो कहते हैं, रागी को मड़ुआ कह दिया जाता है। कौन सा दलहन की फसल नहीं है, तो बाजरा नहीं है। चाय किस प्रकार की कृषि है, यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। बड़े बाग में बड़े वह पैमाने पर रोपा जाता है, बड़े क्षेत्र में रोपा जाता है। हम लोग रोपण का परिभाषा देखे थे। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार क्या है, तो वह कृषि है। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, तो यहाँ जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता ज़्यादा है, जिसमें वह है पुरानी चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है, हालांकि यह धीरे धीरे बदल रहा है। आगे देश में यह है चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है, तो 1990 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। एकदम भी याद रखिएगा, लगभग के यह याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देगा, आपको पता चल जाएगा। 1990 यह किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धान की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना हो जाता है, तो 7 करोड़ टन से ऊपर है। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना हो जाता है, तो यह है 185 लाख है, गांठ है, वह 185 लाख है, गांठ हो जाता है, याद रखना है। सबसे पूरा प्रयोग। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो बी 3 से 6 मीटर होनी चाहिए। यह 3 से 6 मीटर होगा। यह याद रखिए देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है, तो बी यह 250 किलोग्राम यह प्रति हेक्टेयर है। पकते समय गेहूं का फसल के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने कृषि को क्या कहेंगे, शुष्क कृषि कहेंगे। उससे ज़्यादा होगा तो आर्द्र कृषि कहेंगे। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ ही जाता है, यह अच्छा माना जाता है। काली मिट्टी में साइट्रस फ्रूट्स भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। यह है गन्ना की भी खेती अच्छी हो जाती है, लेकिन सर्वाधिक अच्छा माना जाता है कपास की। और काली मिट्टी वाला क्षेत्र महाराष्ट्र सब वाले भाग में ज़्यादा है, यही लेल महाराष्ट्र में कपास की खेती अच्छी हो जाती है। वह तटीय भाग पर हो जाता है तो नमी की मात्रा भी वहाँ बनी रहती है। कई कंडीशन हो जाते हैं, जिसमें एक कंडीशन है काली मिट्टी होना चाहिए। गन्ना की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो यहाँ जो है यह है इससे कृषि से संबंधित यह है कुछ प्रमुख क्वेश्चन बने हुए हैं, जिसे आप याद रखेंगे। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो यह गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र। अब क्यूबा किस लिए जाना जाता है, गन्ना के लिए जाना जाता है। और गन्ना वाला क्षेत्र जो है गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र हो जाता है। सिवान से आगे बढ़ेंगे आप पे तो पूरा एरिया जो है गन्ना के लिए जाना जाता है। यह सब यूपी तक चले जाते हैं, गोरखपुर देवरिया है सब। चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है, यह है तो बी बोही। बोही का चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है, बोही कहते हैं। किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है, दार्जिलिंग की चाय सर्वोत्तम मानी जाती है। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, तो यह झूम खेती को जहाँ काट करके और जला करके किया जाता है, जला देना काट देना वाला वह कर्तन कृषि कहा जाता है, या झूम खेती भी इसे कह देते हैं। आगे ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो यह महाराष्ट्र में की जाती है। बाजरा उत्पादन में कौन आगे है, तो गुजरात आगे है। ज्वार में महाराष्ट्र है तो बाजरा में यह याद रखिएगा गुजरात हो जाता है। कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है, तो सी गन्ना नहीं है। धान गेहूँ ज्वार बाजरा इसे भोजन चलता है तो निर्वहन कृषि कह दिया जाता है। आगे देखिए स्थानांतरित कृषि के अंदर किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो यह कपास स्थानांतरित कृषि नहीं होती है। जौ मक्का केला ये सब स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तिलहन उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात करते हैं। याद रखना गुजरात में मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, बचपन में आप पढ़े होंगे, तो याद रखना है मूंगफली का उत्पादन कौन करता है, तो गुजरात करता है। गुजरात नंबर 1 है। तो कृषि से संबंधित इतना चीज़ें थी। कृषि का यह चैप्टर हम लोग देखे, उसमें जो प्रमुख बात है वह हमने आपको निकाल करके दिखाया। यहाँ यह 60 क्वेश्चन इस पर ऑब्जेक्टिव किए, इस पर जो 1 लाइनर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो इतना अगर आप एक बार दोहरा लेते हैं तो कृषि से क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से नहीं छूटेगा। ये स्टेट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।